चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन अ लेथ द टूल शुड हैव ए नेगेटिव रैक एंगल, बी पॉजिटिव रैक एंगल, सी जीरो रैक एंगल या डी जीरो साइड रिलीफ एंगल। जब आप ब्रास की मशीनिंग करते हैं तो उसका रैक एंगल क्या होना चाहिए? हमने ये देखा है, इसका आंसर क्या होगा? जीरो रैक एंगल होना चाहिए। क्यों जीरो रैक एंगल होना चाहिए? बिकॉज जीरो रैक एंगल टूल प्रोवाइड बेटर सरफेस फिनिश while machining brass, so it should have ideally zero rack angle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, जो आप थ्रेड कटिंग टूल होता है उसका आइडियली रैक एंगल क्या होना चाहिए? देखिए हमने इसे भी पढ़ा था, इसका आइडियली रैक एंगल क्या होना चाहिए? जीरो रैक एंगल होना चाहिए। क्यों जीरो रैक एंगल होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था कि यदि सपोज आप पॉजिटिव या नेगेटिव यूज करते हैं तो क्या उसका डिसएडवांटेज है। ये देखिए, ये आपका एक पॉजिटिव रैक टूल है, ठीक है, और ये थ्रेड आपने काटा है, तो यहाँ जो चिप फॉर्म होगा वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा। तो अंडर कटिंग ऑफ द नियर बाय थ्रेड इज पॉसिबल, राइट, इफ यू आर वर्किंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव रैक एंगल टूल। बट यदि आप इसमें जीरो रैक एंगल टूल के साथ काम करते हैं, जीरो रैक एंगल टूल को यूज करते हैं, तो जीरो रैक एंगल टूल में क्या होगा कि जो चिप है दैट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली विदाउट मूविंग साइडवाइज। तो हमें आइडियली क्या यूज करना चाहिए? जीरो रैक एंगल टूल यूज करना चाहिए। किसके लिए? थ्रेड कटिंग के लिए। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटिंग पावर कंजम्पशन इन टर्निंग कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय। अगर आप टर्निंग ऑपरेशन में जो आपका पावर रिक्वायरमेंट है उसे कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना रहता है। क्या करना रहता है कि सबसे पहले सोच लें कि उसके रिलेटेड क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हमने ये देखा था कि पावर क्या होता है, कुछ फोर्स इनटू वेलोसिटी पढ़ा हुआ था। दूसरी बात हमने ये देखी हुई थी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखा जाता है। क्यों कांस्टेंट रखते हैं? बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए रखा जाता है ताकि हमें बेटर सरफेस फिनिश मिल सके। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के। तो जो फैक्टर फोर्स को कम करेंगी वही फैक्टर्स पावर कंजम्पशन को भी कम करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए। अब क्या लिखा है? इंक्रीज इन रैक एंगल। आप यदि रैक एंगल को इंक्रीज करते हैं, देखिए यदि आप रैक एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपने देखा था, क्या देखा था कि कांटेक्ट एरिया क्या होता है? कम होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन फोर्सेस कम होते हैं। फ्रिक्शन फोर्सेस कम होने की वजह से द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग क्या होता है? कम हो जाता है। अगर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग कम हो जाए तो हमारा पावर भी जो रिक्वायर्ड रहता है वो भी क्या होता है? कम हो जाता है। तो यदि आप रैक एंगल को इंक्रीज करेंगे, रैक एंगल आपको याद होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, बैक रैक एंगल की, दिस इज द रैक एंगल, राइट, अल्फा बी। अगर आप इसे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपका कटिंग फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यदि कटिंग फोर्स कम हो जाए तो हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा। हमने ये चीज देख रखी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन रैक एंगल ऑफ द टूल। आंसर ए, हमारे को आंसर ए होगा। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, फॉर अ नेगेटिव रैक टूल द स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर इज स्मॉलर देन फॉर अ पॉजिटिव रैक टूल अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल कंडीशन। बाकी सारी पैरामीटर्स को अगर सेम रखा जाए तो नेगेटिव रैक जो टूल है उसका जो स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर क्या होता है? कुछ नहीं, इसे स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जो होती है उसी का नाम है क्या? स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी आप कैसे निकालते हैं? आपको निकालने के लिए इसे करना पड़ता है, इट इज नथिंग बट डिफाइंड एज वर्क डन रिक्वायर्ड टू रिमूव अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सो इट इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय MRR, मटेरियल रिमूवल
रेट। तो अगर आप इसे देखेंगे तो वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बी इंटू टी इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेलोसिटी कट जाता है तो आपका बचा क्या, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय बी इंटू टी। बी इंटू टी ये जो है ये कांस्टेंट है दोनों, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। तो मतलब आपकी जो स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर, क्यों इसे स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर बोल दिया, क्योंकि इसका यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये क्या है, प्रेशर का यूनिट है, इस वजह से इसे स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर कहा गया। अब आप बात ये समझिए कि बोलता है नेगेटिव टूल के लिए जो स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर है वो कम होगा। देखिए अगर ये समझें कि नीचे वाला कांस्टेंट है, मतलब जो स्पेसिफिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के। क्या इसका मतलब आप ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो फोर्स रिक्वायरमेंट होता है वो नेगेटिव टूल के लिए कम होता है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव टूल होता है वो क्या होता है, ब्लंट होता है। ये देखिए ये आपका पॉजिटिव रैक टूल है और ये आपका नेगेटिव रैक टूल है। तो जो नेगेटिव रैक टूल होता है वो क्या होता है, ब्लंट होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है। ये देखिए यहाँ थिकनेस कम है, ये वाला थिकनेस ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कटिंग फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कटिंग एरिया भी, कॉन्टेक्ट एरिया भी ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट ही क्या हो गया हमारा, गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो क्या ऑप्शन जाएगा, देखिए ए इज फॉल्स। यदि ए फॉल्स है तो बी को ट्रू होना ही पड़ेगा, दैट इज डी, आंसर डी। देखिए क्वेश्चन को किस तरह उसने घुमाया हुआ था, डायरेक्टली पूछने के बजाय कि जो नेगेटिव रैक टूल है उसका फोर्स, कटिंग फोर्स ज्यादा होता है, उसने ये पूछा है कटिंग प्रेशर ज्यादा होता है यदि हमने सारा पैरामीटर सेम रखा। सारा पैरामीटर सेम रखा इसका मतलब क्या है, विड्थ और थिकनेस की बात कर रहा था, कांस्टेंट रखने की। आपको ये बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is not correct? देखिए बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है, किसके रेफरेंस में, विथ रेफरेंस टू द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ रैक एंगल। आपको मैं पूछना चाहूंगा व्हाट इज अ रैक एंगल। आपको ये पता है व्हाट इज रैक एंगल, व्हाट इज अ रैक सरफेस? दिस इज अ रैक सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज अ रैक सरफेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैक सरफेस? रैक सरफेस इज अ वन ऑन विच चिप फ्लो और इट हेल्प्स और इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। दूसरा इसकी क्या फंक्शन है, देखिए ये क्या करता है, अगर आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका ये वाला जो शार्पनेस है ये भी इससे जनरेट होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन पढ़िए और देखिए, इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। हाँ, ये तो उसका फंक्शन है। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से इसका फंक्शन क्या नहीं है, तो इट गाइड्स द चिप फ्लो, ये बात तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड द फ्लैंक एंड द मशीन सरफेस। आपको याद होगा कि फ्लैंक जो रिलीफ का काम करता है, अगर ये सरफेस है तो रिलीफ का काम कौन करता है, रिलीफ सरफेस करता है, ना कि रैक सरफेस। जो क्लियरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन सा करता है, रिलीफ सरफेस करता है, ना कि रैक सरफेस। तो ये फंक्शन नहीं है किसका, रैक सरफेस का। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, आंसर बी। आपको ये बात भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, brittle material are machined with tool having zero or negative rack angle because it पूछ रहा है कि आप ब्रिटल मटेरियल की जब मशीनिंग करते हैं आप नेगेटिव या जीरो रैक एंगल को यूज करते हैं, क्यों? देखिए आप ब्रिटल मटेरियल की जब बात करें तो आप उसकी मशीनिंग के लिए जब देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें या तो जीरो यूज करते हैं या तो नेगेटिव यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल का जो सरफेस रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, ठीक है। और अगर आप एक सॉफ्ट टूल या एक ऐसे टूल से इसकी मशीनिंग करें जिसकी जो थिकनेस है या जिसका जो टिप स्ट्रेंथ है वो कम हो, जैसे कि एक पॉजिटिव रैक टूल का, इसका जो टिप का स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अ नेगेटिव टूल। ये आपका नेगेटिव टूल है और ये आपका पॉजिटिव टूल है। तो पॉजिटिव टूल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, नेगेटिव टूल से। देखते हैं ऑप्शन, रिजल्ट इन लोअर कटिंग फोर्स, नहीं, नेगेटिव टूल यूज करने से तो आपके कटिंग फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इंप्रूव सरफेस फिनिश, देखिए यहाँ पर रैक एंगल और सरफेस फिनिश का तो कोई रिलेशनशिप होता नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। इट प्रोवाइड एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू द कटिंग टूल, हाँ ये करता है, क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि इसका सरफेस, इसका जो मशीनिंग रहता है उसकी मशीनेबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो ये हमारा क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। इट रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट डायमेंशन। ठीक है, एक्यूरेट डायमेंशन एक्यूरेस कटिंग एंगल पे डिपेंड करता है। आपने देखा था, हमने रिलेशन भी देखा था, क्या देखा था कि RT पीक टू वैली हाइट दैट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 10 CS प्लस कॉट CE, ये वाला रिलेशनशिप पढ़ा था ना। तो आपने देखा था कटिंग एज पे सरफेस फिनिश डिपेंड करता है, ना कि किस पे, ना कि रैक एंगल पे। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज प्रोवाइड एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू द टूल। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की आपको डेफिनेशन स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज अ वन विच हैव ओनली वन कटिंग एज फॉर मटेरियल रिमूवल, जिसमें सिर्फ केवल एक कटिंग एज हो मटेरियल रिमूवल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। ठीक है, और मल्टी पॉइंट क्या होता है? विच हैव मोर देन वन कटिंग एज। तो हमने देखा था, ऑप्शंस भी याद किए थे, तो उसमें एक पार्टिंग टूल देखा था। पार्टिंग टूल जो होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिंग ऑपरेशन क्या होता है कि सपोज आपके पास एक रॉड है और आप एक टूल की मदद से इसे क्या कर रहे हैं, दो अलग हिस्सों में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये जो होता है, ये काम होता है पार्टिंग टूल का। और इसे कैसे करते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से लेंथ में ये वाला प्रोसेस हम करते हैं। तो पार्टिंग जो होता है, पार्टिंग टूल क्या होता है? वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। कहाँ पे यूज होता है? लेंथ में यूज करते हैं इसे। ठीक है, लेंथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से पार्टिंग ऑपरेशन को किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिंग टूल। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक। चलिए देखते हैं कौन सी एंगल की बात कर रहा है। ये देखिए, ये आपने टॉप व्यू देखा था टूल का, राइट? तो आपने देखा था कि ये एंगल बात कर रहा है फेस और फ्लैंक की। तो ये फेस और फ्लैंक के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल को क्या कहते हैं? आपको पहले तो याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि इस रेडियस को क्या कहते हैं? दिस इज अ नोज रेडियस। और ये जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज कॉल्ड एज लिप एंगल। इसे क्या कहते हैं बेटा? लिप एंगल। लिप एंगल, लिप एंगल, दिस इज कॉल्ड एज लिप एंगल। लिप एंगल कहते हैं। ठीक है, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज कॉल्ड एज लिप एंगल। इसे क्या कहते हैं? लिप एंगल। पॉइंट एंगल किसमें होता है? ये ड्रिल बिट में होता है। ड्रिलिंग जो होता है ना, ड्रिल बिट में, राइट? ड्रिल बिट का ये जो टर्म है पॉइंट एंगल, ये कहाँ यूज करते हैं? ड्रिल बिट में। ड्रिल बिट आपने देखा होगा, ये जो एंगल होता है ड्रिल बिट का, यहाँ पर आपको हेक्सा शेप रहता है, कटिंग फ्लूइड्स बने रहते हैं। ये जो एंगल होता है, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज पॉइंट एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट एंगल कहते हैं। पॉइंट एंगल, ये एंगल को हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। और ये पॉइंट एंगल किस में होता है? ये पॉइंट एंगल ड्रिल में होता है। और लिप एंगल क्या होता है? दैट इज द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आपको ये वाला डेफिनेशन, ये वाला बात भी समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड अपॉन। किस किस पे डिपेंड करता है? देखिए, हमने एनालिसिस करते समय सबका देखा था कि हम लोग रैक एंगल इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिलीफ एंगल डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका फिर रिलीफ एंगल को ही क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। उसके बाद कटिंग एज को क्या इफेक्ट रहेगा, नोज रेडियस का क्या इफेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें हमने बात की थी। तो देखिए, रैक एंगल पे तो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप रैक एंगल को बढ़ा दें तो आपका रैक एंगल, अगर अल्फा आप बढ़ाते हैं तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो रैक एंगल पे तो डिपेंड करता है। जैसे कि पॉजिटिव रैक एंगल टूल्स का जो स्ट्रेंथ रहता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव और जीरो रैक एंगल टूल। ठीक है, तो रैक एंगल पे तो डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड करता है। क्लियरेंस पे भी डिपेंड करता है, हमने देखा था। तो क्लियरेंस पे भी डिपेंड करता है। लिप एंगल, देखिए फिर से वही बात कि लिप एंगल, अगर आप लिप एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपका नोज रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और नोज रेडियस के वजह से आपका स्ट्रेंथ क्या होता है? इफेक्ट होता है। नोज रेडियस पे आपका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नोज रेडियस को बढ़ा दिया तो जो कांटेक्ट एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? नोज रेडियस को बढ़ाने से कांटेक्ट एरिया भी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा और आपको ये जो कर्व, ये जो थिकनेस मिलेगी दोनों के बीच की, वो क्या मिलने लगेगी, ज्यादा मिलने लगेगी। ज्यादा थिकनेस ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलने लगेगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ थ्री पे डिपेंड करता है, रैक एंगल, रिलीफ एंगल और लिप एंगल। लिप एंगल इन डायरेक्टली ही वांट्स टू टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ द टूल, राइट। समझ आया, नोज रेडियस ऑफ द टूल की बात वो करना चाह रहा है। तो तीनों पे ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टूल लाइफ इंक्रीजेस विथ। अब देखिए ये फिर से वही वाली बात है, टूल लाइफ कैसे इंक्रीज होती है। अभी मैंने आपको कहा था नोज रेडियस बढ़ाने से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और स्ट्रेंथ बढ़ जाने की वजह से उसका जो टूल लाइफ रहेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वन विच इज हैविंग स्मॉल नोज रेडियस। तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नोज रेडियस होगा। नोज रेडियस को इंक्रीज करने से आपका स्ट्रेंथ ऑफ द टूल बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन नोज रेडियस को आप जब बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो सरफेस फिनिश को क्या करता है, अफेक्ट करता है। हमने ये चीज देख रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोज रेडियस। अगला देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ लार्जर नोज रेडियस। बहुत ज्यादा नोज रेडियस है तो क्या होगा, देखिए आपने पहला बोलता है इट डिटोरिएट्स द सरफेस फिनिश, इट डिटोरिएट्स द सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश को खराब करता है। देखिए आपने एक ग्राफ पढ़ा था जब अपन पढ़ रहे थे, तो हमने ग्राफ पढ़ा था किसके बीच में, किसके बीच में हमने देखा था, आरटी मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट और नोज रेडियस के बीच में। तो हमने देखा था कि पहला क्या होता है, मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट डिक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है और फिर से इंक्रीज होता है। डिक्रीज कब तक होता है, 0.2 तक, 0.2 से लेके 1.2 रेडियस तक वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद फिर से क्या होता है, पीक टू वैली हाइट बढ़ जाता है। और आरटी का बढ़ना, इसका क्या मतलब है, आपका जो सरफेस फिनिश है उसका गिरना, सरफेस फिनिश खराब होना। तो बहुत ज्यादा अगर आप नोज रेडियस यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो आपका जो सरफेस फिनिश है वो क्या हो जाएगा, डिटोरिएट होते जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप नोज रेडियस बढ़ाते जाते हैं वैसे ही आपका कांटेक्ट एरिया बढ़ता जाता है, तो मेटल टू मेटल रबिंग जो होता है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपकी सरफेस फिनिश क्या होती है, डिटोरिएट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो सही है। सेकंड देखते हैं, इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आप आर को बढ़ाएंगे, नोज रेडियस को बढ़ाएंगे, तो आपके जो फोर्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज हो जाते हैं। नोज रेडियस बढ़ाने से कटिंग फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा एक टूल है और वर्कपीस है, वर्कपीस और टूल के बीच में कटिंग फोर्स ज्यादा है, तो ये दोनों वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे। और अगर ये वाइब्रेट करेंगे और टकराएंगे तो इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, टूल चैटर, टूल चैंटिंग या टूल चैटर। अगर ये देखेंगे तो ये क्यों होगा, अगर कटिंग फोर्स ज्यादा है तो आपका जो टूल होगा उसके बीच में वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा। तो हाँ, ये तो होता है। किसकी वजह से होता है, अगर आप नोज रेडियस को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो ये वाली बात भी सही है। इट इम्प्रूव टूल लाइफ, हाँ इम्प्रूव टूल लाइफ क्यों, क्योंकि जब आप नोज रेडियस को बढ़ाते जाते हैं तो टूल का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, जिसके वजह से टूल लाइफ भी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या जाएगा, डी। देखिए ये जो हमने अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में किया है, इसी का कोई एक हिस्सा, एक स्टेटमेंट उठा के आपको गेट के एग्जाम में दे देता है। इसलिए हमको क्या करता है, रहता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब हम उसके प्रैक्टिस करते हैं तो डिटेल प्रैक्टिस करना पड़ता है कि ये हो रहा है तो इसका कारण क्या है, एंड व्हाट विल बी द रीजन और व्हाट शुड बी द फॉर्मूला अप्लाइड। ये सारी चीजें सोचते हुए आपको बनानी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसे भी सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, टूल ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट। ठीक है, बता रहा है कि ये सारे एलिमेंट 7 पैरामीटर, आपको भी पता है कि टूल को डेजिग्नेट करने के लिए 7 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, तो वो 7 पैरामीटर्स उसने दिया हुआ है, वो करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब तक मेंशन ना करें, हमारे लिए कौन सा सिस्टम होता है, ASA सिस्टम होता है। तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, ASA सिस्टम का जो डेजिग्नेशन है वो आपको एक बार अरेंज करके देखना है। तो हमने याद किया था, अगर आपको याद हो तो क्या क्या देखा था, हमने देखा था सबसे पहले अल्फा बी बैक रैक एंगल, फिर हमारा था अल्फा एस साइड रैक एंगल, फिर हमारा था थीटा ई एंड रिलीफ एंगल,
फिर हमारा थीटा एस साइड रिलीफ एंगल, फिर हमारा सी एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस इन mm। ये हमने देखा था। तो यही हमारा सीक्वेंस होगा। हमें देखना है बैक रैक एंगल पहले में है, साइड रैक एंगल दूसरे में है, पहला दूसरा, फिर एंड रिलीफ एंगल छठवा, फिर साइड रिलीफ एंगल पांचवा छठवा, उसके बाद साइड रिलीफ एंगल पांचवे में है। तो पहला दूसरा छठवा पांचवा, आंसर बी हो जाएगा। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका एंड कटिंग एज एंगल। तो आंसर क्या होगा आपका बी। देखिए आपको अगर ये डेजिग्नेशन याद है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यहीं पर हम लोग ओआरएस सिस्टम को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर ओआरएस सिस्टम पूछे, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम पूछे, तो हमें उसका भी डेजिग्नेशन याद हो। हमने सबसे पहले क्या देखा था? इसमें आई देखा था। आई क्या होता है? इंक्लिनेशन एंगल। देन दिस इज रैक एंगल। उसके बाद क्या होता है? ऑर्थोगोनल रैक एंगल। उसके बाद क्या होता है? हमने क्या देखा था? थीटा एस डैश, थीटा एस डैश साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद हमने क्या देखा था? थीटा ई डैश, थीटा ई डैश ये क्या होता है? एंड रिलीफ एंगल। फिर हमने देखा था क्या? इसमें देखा था हमने, इसके बाद क्या? एंड कटिंग एज एंगल सीई। उसके बाद प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लैम्डा, और लास्ट में क्या था? नोज रेडियस। आई इंक्लिनेशन एंगल। आई क्या बताता है कि आप ऑर्थोगोनल प्रोसेस से कितना डेविएटेड है। अगर आई की वैल्यू 0 है इसका मतलब आप परफेक्ट ऑर्थोगोनल ऑपरेशन पे हैं। ठीक है। अल्फा क्या है? नॉर्मल ऑर्थोगोनल रैक एंगल है। थीटा एस क्या है? थीटा एस आपका साइड क्या है? साइड रिलीफ एंगल है। थीटा ई डैश क्या है? एंड रिलीफ एंगल है। फिर सीई योर एंड कटिंग एज एंगल, लैम्डा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल एंड आर नोज रेडियस। आपने एक रिलेशनशिप भी याद रखना है यहाँ कि लैम्डा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी एस। ये रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, ओआरएस और ऐसे सिस्टम के लिए। आपको ये सारी बातें यहीं पर हमने डिस्कस कर ली। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन अमेरिकन सिस्टम। ये ऐसे सिस्टम है। पूछता है 12 क्या बताता है, तो 12 लिखा है सेकंड में। तो आपको याद होगा पहला तो अल्फा बी होता है, उसके बाद अल्फा एस, उसके बाद थीटा ई, थीटा एस, फिर सी ई, सी एस और आर। तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या बताता है? साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल बताता है। तो 12 क्या बता रहा होगा भाई? साइड रैक एंगल बताएगा। ये अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा जाता है। अभी छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी एई के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेम क्वेश्चन एज इट इज यहीं से कॉपी पेस्ट था। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाने में आसान हो गया, और आपको पढ़ने में भी बार बार ये चीज को देखते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा सीक्वेंस अपने आप। अगला देखते हैं। अगले में जस्ट सेम क्वेश्चन है बेटा, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया है। वो बोलता है कि साइड रैक एंगल कौन सा होगा। देखिए 1995 में ऐसा पूछा था और 2009 में उसी क्वेश्चन को फिर से पलट के दे दिया। यही होता है सारे प्रोडक्शन के क्वेश्चंस के साथ, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। तो आंसर क्या होगा भाई? साइड रैक एंगल सेकंड पैरामीटर 6 कौन से ऑप्शन में है? डायरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं। पहला बोलता है लार्ज रैक एंगल मींस लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर जो रैक एंगल है उसको बढ़ाते जाएंगे तो आपका ये जो स्ट्रेंथ है टिप का, ये देखिए खत्म हो गया ना, मैंने बहुत बढ़ा दिया। तो अगर इसी को मैं ऐसा बनाता, ऐसा कुछ मेरा होता टूल, तो देखिए यहाँ पर कुछ है स्ट्रेंथ अभी, ये तो मैंने पूरा हटा दिया। तो लार्ज का मतलब क्या होता है? लार्ज रैक एंगल मींस लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। सही बात है, क्योंकि कांटेक्ट एरिया वैसे ही कम होते जाता है और स्ट्रेंथ ऑफ द टूल भी क्या होता जाता है? कम होते जाता है। तो हमने ये चीज भी देख रखी है। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा बोलता है टॉर्क डिक्रीजेस। अब देखिए बड़ा चालाकी से उसने क्वेश्चन पूछा है। देखिए पावर क्या होता है बेटा? पावर होता है आपका टॉर्क इंटू ओमेगा। ये भी होता है बेटा पावर इक्वल टू। तो आपको ये पता है कि आप स्पीड वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीड वेरी करेंगे तो आपका जो सरफेस फिनिश है वो उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो आप स्पीड तो वेरी नहीं करते हैं। तो स्पीड वेरी नहीं करेंगे मतलब ये वाला टर्म आपका हो गया कांस्टेंट, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ठीक है। अब आपको ये देखना है जिस चीज से पावर कम हो जाए उस चीज से टॉर्क भी कम हो जाएगा। और हमने अभी पीछे क्वेश्चन बनाते हुए देखा था कि अगर हम रैक एंगल को बढ़ा रहे हैं
इसका मतलब क्या होता है, कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है, फिर आपका जो फोर्सेस है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से कटिंग फोर्सेस कम हो जाते हैं, उस वजह से पावर कम हो जाता है। और यदि पावर कम हो गया तो टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा, टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, आंसर सी। देखिए डायरेक्ट इसने नहीं पूछा कि पावर कम होता है कि नहीं, इसने पूछा टॉर्क कम होता है कि नहीं। यही तरीका होता है, सेम क्वेश्चन को ये डिफरेंट आगे पीछे करके पूछते रहते हैं। आपको बस एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए, एक बार आप थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद आपको गेट या आईएएस के कोई से भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको नहीं अटकेगा, कोई भी। आप बस एक बार कंसेप्ट बना लीजिए अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मिसिंग है, डेजिग्नेटेड है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डेजिग्नेटेड एज, इसका डेजिग्नेशन दिया है, एएसए सिस्टम है, अगर कुछ भी नहीं दिया है। फॉर मशीनिंग अ वर्क पीस फीड इतना गिवन है, सरफेस फिनिश प्रोड्यूस विल बी, आपको पूछता है कि सरफेस फिनिश कितना होगा। तो देखिए आप एक बात समझिए यहाँ पर कि भैया सरफेस फिनिश निकालने के लिए तो हमने दो चीज पढ़ रखा था। आपको याद होगा कि हमने सरफेस फिनिश निकालने के लिए दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। एक हमने पढ़ा हुआ था क्या कि देखिए RT दैट इज इक्वल्स टू क्या, F स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R, ये नोज रेडियस के समय पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था RT दैट इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई 10 CS प्लस कॉट CE, दो फॉर्मूले पढ़े। अब यार यहाँ तो ये मेंशन भी नहीं है और हमें सारे के सारे चीज पता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन है कि जो आपका फीड है वो फीड कितना है, देखिए फीड इज 0.2, ठीक है। यूनिट क्या है, देखिए गेट के एग्जाम में यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, mm पर रिवोल्यूशन बोला हुआ है, ठीक है। और नोज रेडियस R, नोज रेडियस आपके पास कितना है, कोई पूछे तो आपके पास नोज रेडियस ऑलरेडी गिवन है 0.2। तो अगर आप RT कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.2। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.025 mm सरफेस रफनेस कुछ आएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता है यदि कोई, तो इससे भी वो निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर फीड तो फिर से 0.2 ही है, 10। देखिए ये वाले डेजिग्नेशन से CS देखना है, CS मतलब ये वाली वैल्यू होगी 10, 55, CS 55 डिग्री दिया है, और कॉट CE क्या होगा, इससे पहला वाला 12 डिग्री, ठीक है। तो ये भी गिवन है, और यहाँ से आप RT कैलकुलेट करेंगे तो आएगा वो 0.034। तो अब इन दोनों में से वैल्यू कौन सी लेनी है, कौन सी यहाँ पर आंसर पे जाएगी? हमेशा याद रखिए वो आंसर जाएगी विच गिव स्मॉलर वैल्यू ऑफ RT, जिससे आपको RT की वैल्यू स्मॉल मिले वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 0.025। ऑलवेज यू हैव टू टेक स्मॉलर वैल्यू ऑफ RT इफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज आस्क्ड। आप यहाँ पर श्योर नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ ये आए और वो ये वाला वैल्यू पुट करके एग्जाम में आ जाए तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मॉलर वैल्यू ऑफ RT को सेलेक्ट करना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, क्वेश्चंस बड़े इजी रहते हैं गेट के एग्जाम के। बस दिक्कत ये होता है कि आप जब इसे सॉल्व करने बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि क्या क्या उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे आपको सोचना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद आता है वहां अप्लाई करते हैं, सोचिए कि उसके रिलेशन में मैंने क्या क्या पढ़ा है और उनमें से कौन सा बेस्ट यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ दोनों फॉर्मूला आपके पास थे, लेकिन दोनों में से आंसर वही होगा जिसमें RT की वैल्यू आपको क्या मिले, कम मिले, ठीक है। आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, क्या है, कटिंग टूल हैज अ नोज रेडियस। यहाँ पर आपको बोलता है जो हमारे पास कटिंग टूल है उसका नोज रेडियस जो हमें गिवन है वो 1.8 mm बता दिया है। द फीड रेट आपको पूछ रहा है, फीड रेट क्या होगा, मतलब आपको F की वैल्यू पूछ रहा है और आपको RT की वैल्यू गिवन है 5 माइक्रॉन्स दिया हुआ है, इसे 10⁻³ करके कन्वर्ट कर लीजिए एमएम में, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा बताइए, क्या होगा, क्या लिखेंगे, RT दैट इज इक्वल्स टू F² डिवाइडेड बाई 8R।
यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 5 इंटू 10⁻³ एफ स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए डिवाइडेड बाई 8, आर की वैल्यू कितनी दी है 1.8। तो यहाँ से अगर आप f की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी अ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 1.8। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल हैव अ आंसर ऑफ क्या आना चाहिए 0.268। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि अगला वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन कंडीशन के हिसाब से ही आपको निकालना है। ये आपको समझना है कि जब आपको डेजिग्नेशन दिया हो तो आपको दोनों फॉर्मूले से चेक करना है, जिससे स्मॉल वैल्यू आए उसे आपको सेलेक्ट करना है। और यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल वे में पूछा है देन आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एएसए से ओआरएस सिस्टम में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन देख लेते हैं, फिर हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन जो है आपको बता रहा है कि साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई अपन, सीएस से। सीएस की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर प्लेन बोल रहा है ये एंगल 20 डिग्री। ये 20 डिग्री क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर जैसे ही बोला, मतलब आपका ये अगर मैं कटिंग टूल बनाऊं, कटिंग टूल का ये टिप है तो ये इसका कटिंग टूल है, मतलब ये रैक एंगल होगा। तो परपेंडिकुलर एंगल मतलब ये अल्फा की बात कर रहा है, ऑर्थोगोनल में अल्फा की बात। तो अल्फा की क्या वैल्यू दी है 20 डिग्री। और ये जो है ये परफेक्ट ऑर्थोगोनल सिस्टम है, और ऑर्थोगोनल सिस्टम परफेक्ट हो तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0 डिग्री होगी। अब हमें क्या पूछता है, निकालने बोला है अल्फा बी, बैक रैक एंगल निकाल के बताओ बोला है, और साइड रैक एंगल यानी अल्फा एस की वैल्यू पूछा है। चलिए निकाल के देखते हैं। हमने इसके लिए एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको याद करवाया था, यदि आपको याद हो। हमने क्या देखा था, देखिए हमने ये देखा था कि ये होता है 10i 10 अल्फा इक्वल टू क्या याद किया था, साइन लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा साइन लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 10 अल्फा बी 10 अल्फा एस। इसे आप सॉल्व करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10i दैट इज इक्वल्स टू साइन लैम्डा 10 अल्फा बी माइनस कॉस लैम्डा 10 अल्फा एस। और 10 अल्फा को लिख सकते हैं 10 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कॉस लैम्डा 10 अल्फा बी प्लस साइन लैम्डा 10 अल्फा एस। ठीक है, हमने ये रिलेशनशिप पढ़ रखा था। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज बस निकालनी है। आप इसका दूसरा वाला रिलेशनशिप भी यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा वाला रिलेशनशिप डायरेक्ट आपने देखा था, क्या देखा था, देखिए मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। 10 अल्फा बी 10 अल्फा एस यदि आपको चाहिए तो आपने क्या देखा था, बस ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है साइन लैम्डा कॉस लैम्डा माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस लैम्डा साइन लैम्डा, और ये दोनों पैरामीटर्स अपोजिट साइड आ जाती हैं, दैट इज 10i 10 अल्फा। ये वाले फॉर्मूले को फिर से आप सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज आपको गिवन है और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं उसको भी सॉल्व करके क्या है। जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे तो 10 अल्फा बी दैट इज इक्वल्स टू कॉस 30 10 0 डिग्री प्लस साइन 30 10 20 डिग्री। जब यहाँ से आप अल्फा बी की वैल्यू निकालेंगे वो कितना आएगी 10.3। सिमिलरली आप अल्फा एस की वैल्यू एक्सपांड करके सॉल्व करिए, आपके अल्फा एस की वैल्यू निकल के आएगी 17.5। कैसे, फिर से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। डायरेक्ट आपको बेसिकली ये और ये वाले फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस
बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन बनेगा क्या। कटिंग टूल आर प्रोवाइडेड विथ लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल मेनली फॉर, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, अवॉइड रबिंग एक्शन विथ द फिनिट सरफेस, रबिंग एक्शन को अवॉइड करता है, रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स को कम करता है, या बेटर हीट डेसिपेट करता है। इनमें से सही आंसर क्या है, आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने देखे, अभी तक का जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करके देखा है। होप करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे।